राधे राधे सभी को। तो हम यूपीपीसीएस के पूर्वावलोकन कर रहे हैं। इसमें पिछले 30 वर्षों के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम पॉलिटी का कर रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के करेंगे। तो पॉलिटी में हमने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र तक कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर है नागरिकता, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नागरिकता। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो मतलब कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान? तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। राज्य की अलग है और देश की अलग है। तो हमारे यहाँ राज्य की कोई अलग नागरिकता नहीं है, एक ही नागरिकता है। ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति और संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता का भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो विवाह करने पर नागरिकता नहीं जाती है। सरकार की आलोचना करता है तो इस पर भी नहीं जाएगी। एक और दो दोनों सही है। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है: भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हित नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक नहीं थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन अर्हित नहीं है? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, ये एलिजिबल नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग जो है वो अर्हत हैं: एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों में के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिक को इससे वंचित रखा गया है। कौन नागरिकता की अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और विधेयक
विधेयक अधिनियम बन गया 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया, उसमें क्या मतलब, आया तो 19 में ही था लेकिन लागू नहीं हो पाया था। तो सीए में कौन कौन सी कंट्रीज़ के अल्पसंख्यक लोग शामिल हैं और उन अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फंडामेंटल राइट नेक्स्ट चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, ये सही है। निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा, तो किसने कहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मूल अधिकार क्या है? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। अच्छा, कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो आपातकालीन में भी निलंबित नहीं होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत में मूल अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है, सही है। ये संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, तो ये गलत है, हमने यूएसए से ही तो लिए है। फंडामेंटल राइट्स भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां समाप्त हो जाएंगी। संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो
या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14। मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। ये जो वाद होते हैं ना, जितने भी, उनको ना मीन्स में रेफरेंस में आप लिख सकते हो, इससे आंसर बहुत इफेक्टिव होता है। मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोराई राजा 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 क्लॉज 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की क्लॉज 1 और 16 की क्लॉज 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता। कानून के असमक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये यार दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात इनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 तथा अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अच्छा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का विस्तार करते हुए 14 प्लस 21 दोनों का विस्तार करते हुए क्या ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध सुरक्षा भी हमारा क्या है, समानता का अधिकार और जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया। उसमें जोड़ा गया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध भी सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से संरक्षण। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को क्लॉज ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 क्लॉज डी के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण तथा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामलों में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो 14 और 16।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। 1, 2, 3 सही है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। हम लोगों को जागरूक करके कर सकते हैं, है ना, लॉ बना के कर सकते हैं और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा के कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। कथन और कारण है, तो कथन है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो यह दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी सही है। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नाम उल्लेख में प्रस्तुत किया। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडी है। दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। अभी भी कहीं कहीं गाँव में ये सब देखने को मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह अब लोग ये सब नहीं मानते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों क्या करते हैं? 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए, जबकि 14 सभी के लिए है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया 19 से 22 तक में। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से लेकर 22 का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया। अच्छा, ये आर्टिकल 21A जो है वो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अनुशासित करता है? तो 19 का क्लॉज 1 का ए, 19(1)(a). भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी के लिए व्यवस्थित नहीं करता, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो 21 में। 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21। मेनका गांधी केस जो था उसमें उनको दिया गया था ना आर्टिकल 21 में विदेश यात्रा का अधिकार, इसमें शायद दे भी रखा हो। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात
अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार भी इसमें क्या है, सम्मिलित है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो तीनों को। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ वादों में ये दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 व 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन के बंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित एवं निर्गत मौलिक अधिकार माना है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो एकांतता का अधिकार। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकारों में से नहीं है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन तथा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकार में अंतर्निहित माना है। विशेषतः अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों के अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। गोविंद बनाम एमपी राज्यवाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टता संरक्षण प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपयुक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार, कार्य स्तर पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, तो इसमें अभी ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध भी अधिकार, ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 और 14 का विस्तार में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो मृत्युदंड 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, लेट मतलब फांसी के विरुद्ध अधिकार है कि किसी को फांसी की मतलब सजा अगर सुना दी गई है तो उसको फांसी दे दी जाए। ये नहीं है कि उसको लटका के रखा जाए। तो है ना, इंसान हर दिन यही सोचता रहे कब मरूंगा मैं, कब मरूंगा, तो उसके विरुद्ध अधिकार है ना ये। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, लेकिन मृत्युदंड से बचने का कोई अधिकार नहीं है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था।
अतः मृत्युदंड 21 के दायरे में नहीं आता है। निम्न से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अभी मैं यही क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी कौन सा समाप्त नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 19 और 21। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 21 का जोड़ा गया। अभी मैं पूछ रही थी ना कि 21 का को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु के पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। कथन और कारण। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ए आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20 की क्लॉज 3 में। संविधान के अनुच्छेद 20 की क्लॉज 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 की क्लॉज 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपयुक्त संरक्षण के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 20। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? यातना के विरुद्ध निषेध। संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के तहत यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है, जबकि दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20 का खंड 2 कायोत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अनुच्छेद 20 का खंड क्लॉज 1 तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध अनुच्छेद 20 का खंड 3 का इसका हिस्सा है। अनुच्छेद 20 कायोत्तर विधि अर्थात ऐसी विधियां जो आरोपित अपराध के समय प्रवर्तित नहीं है, एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण प्रदान करता है।
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड के क्लॉज 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा से निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विरुद्ध व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 की क्लॉज 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो ये तीनों सही है। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 में शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो किसको सम्मिलित नहीं करता? पारसियों को। हिंदू में बौद्ध, जैन, सिख ये सभी शामिल हैं। अनुच्छेद 25 के क्लॉज 2 के ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है, लेकिन पारसी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो डी, अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये सही सुमेलित नहीं है। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के प्रतिबंध से, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा गया? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सही है। तो बच्चों कौन सा चौथा? यही वाला गलत हो जाएगा। 36 का डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये 31 में नहीं है, ये गलत है। 31 में तो क्या था बताओ? संपत्ति अर्जन से संबंधित था, जिसको 1978 में हटा दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। कारण संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के क्लॉज 2 में के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टता अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है
तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। कौन सा एक सही नहीं है? तो मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, ना कि राष्ट्रपति। यही गलत है, बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। में से एक अधिकार जो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, तो कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यदि डॉक्टर अम्बेडकर